सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, दिखावे की लड़ाई असल में सुलह सफाई, बिलों की मंजूरी हकीकत सामने ले आई, वजीर आजम के 2 मावनीन कुर्बान, अवामी मसाइल या सेनेट में बरतरी की जंग, ऑपोजिशन या हुकूमत जमात इस्लामी किसके संग, कराची में सफाई का नाकस निज़ाम, फौज और NDMA करेगी मुनासिब इंतजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक मुसलमान के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज मक्कातुल मुकर्रमा में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा किया गया। कोरोना वबा की वजह से SOPs को मद्देनजर रखकर महदूद तादाद में हुज्जाज को ये मुक़द्दस फरीज़ा अदा करने की इजाज़त दी गई। मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने कहा कि अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश करता है और वो जिनका इम्तिहान लेता है, अगर वो इसमें कामयाब हों तो बेहतरीन अजर अता फरमाता है, और जो इस आजमाइश पर पूरा उतरे अल्लाह की जानिब से इन्हें नवाजा जाता है। दुआ है कि अल्लाह करीम इस वबा से भी दुनिया को जल्द निजात अता फरमाए। आज की दूसरी अहम कौमी खबरों की बात करें तो आज एक इम्तिहान हुकूमती पार्लियामान में दरपेश था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल और इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी के बाद हुकूमत सुरखरू ठहरी। कल कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के बाद लग यूं रहा था कि बिलों की मंजूरी के लिए हुकूमत को अपोजिशन के सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हुकूमत बाआसानी ये बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई। अपोजिशन में शदीद रद्दअमल अगर किसी ने दिखाया तो वो JUI फे थी, जिसने हुकूमत को रास्ता देने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो APC का भी बायकॉट करेगी? दूसरी तरफ बिल मंजूर होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के जारहाना अंदाज का भी मीडिया पर चर्चा हुआ। वज़ीर आज़म का दावा था कि अपोजिशन साथ ना भी देती तो बिल मुश्तरका इजलास में मंजूर करा लेते। साथ ही जनाब वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को टफ टाइम देने का भी ऐलान किया। ऐसा ही टफ टाइम हुकूमत को देने के लिए अपोजिशन भी APC का चक्कर चलाने की कोशिश में है, लेकिन बात बन नहीं रही। हर पार्टी एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह बदइतिमादी है, पसे पर्दा डील की कोशिशें हैं या कुछ और, इसका पता भी जल्द चल जाएगा। ईद के बाद काबीना में भी बड़ी तब्दीली की अफवाहें गर्म हैं, जबकि कराची के मसाइल हल करने के लिए आर्टिकल 140A की सदाएं भी बुलंद होने लगी हैं। इन्हीं हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची की सफाई सुथराई का मिशन फौज और NDMA के सपुर्द कर दिया है। क्या यह सिंध हुकूमत की नाअहली का एक और सबूत है या फिर विफाक और सिंध में नए तनाज़े की इब्तिदा? आज इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। आप चूँकि ये मामला बड़ा अजीब व गरीब और दिलचस्प भी हो गया, आज ऐसे लग रहा था कि हो ही नहीं सकती ये तो सेनेट से पास ये तरमीम, लेकिन इसमें तो पीपल्स पार्टी भी साथ आ गई, नून लीग भी, और फजल रहमान साहब फिर आपके खिलाफ हो गए। लेकिन साथ ही जो NRO का जिक्र हो रहा है, अब बिलावल साहब कहते हैं कि जी कोई NRO नहीं, हम किसने मांगा NRO। इमरान खान साहब ने फिर कहा है कि जो मर्जी कर ले, मैं NRO नहीं दूंगा। तो फिर हम किसकी माने? ये क्या चक्कर है? कौन सच बोल रहा है? खान साहब को सिर्फ इतना कर देना चाहिए कि जो ऑर्डिनेंस उनके, आज बिलावल साहब ने कल भी और आज भी बड़ी तफसील से इस पर बात की है कि जो ऑर्डिनेंस उनकी अपनी हुकूमत ने नैब के लिए जारी किया, वो ऑर्डिनेंस और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जस्टिस बाकर साहब का, जस्टिस खोसा साहब का और चीफ जस्टिस साहब का फैसले आए हैं, उन फैसलों की रोशनी में जो पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ चीजें, इंसानी हकूक के खिलाफ चीजें नैब के ऑर्डिनेंस में, नैब के कानून में मौजूद है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हम उनसे कोई NRO नहीं मांग रहे। हम क्या कह रहे हैं, वो कानून जो PTI ने, जो इमरान खान साहब ने खुद बनाया, उस कानून को और उसमें सुप्रीम कोर्ट की इन फैसलों की रोशनी में जो इंसानी हकूक की मुतसादम चीजें हैं, तो वो खत्म करके अपने कानून को लागू कर दे। सिर्फ अपोजिशन ये मांगती है कि इसको वो NRO कह रहे हैं। इसका मतलब है उन्होंने खुद कोई NRO जारी किया था पहले,
वो खुद मान रहे हैं कि मैं एनआरओ जारी कर रहा हूँ, और दूसरा हम कुछ और डिमांड नहीं कर रहे, वही कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की रोशनी में हम जो अमेंडमेंट्स कह रहे हैं वो कर दे, हमें कोई रियायत न चाहिए। अच्छा कायरा साहब, वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामानी पार्टी के इजलास में कहा गया आने वाले दिनों में अपोजिशन को मजीद टफ टाइम दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि क्या मुश्किलात हो सकती हैं अपोजिशन के लिए, क्या केसेस बन सकते हैं, इसका क्या मतलब हम लें? उन्होंने काफी अपोजिशन को टफ टाइम नहीं दिया जी, ये नैब नक्सस तो है ही, इसलिए उनके पास सिवाय अपोजिशन को तंग करने के, अपोजिशन को गिरफ्तार करने के, उनको अधीनता देने के और उससे खुद मजा लेने और कौम के सामने उनके इमेज को खराब करने की कोशिश करने के, और उनके पास क्या है, और वो ये काम बदरजा उत्तम कर चुके हैं। अब खान साहब इस ख्याल से बाहर निकलने की कोशिश करें, हर चीज की एक उम्र होती है और ये खेल वो खेल चुके हैं, अब ये मजीद नहीं खेला जाएगा। कायरा साहब, वज़ीर आज़म की हिदायत पर शुगर माफिया की रिपोर्ट पब्लिक की गई। वज़ीर आज़म ने अपने ही मावनीन को जो है उनसे इस्तीफे भी तलब कर लिए, लेकिन इसके बावजूद आज बिलावल जो हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने आज इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म अपने वज़रा की करप्शन को छुपा रहे हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो सर वो तो खुद ही चीज़ों को पब्लिक कर रहे हैं, खुद ही वो अपने लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो फिर ये इल्ज़ाम की कोई समझ नहीं लगी। सिर्फ ये फरमा दीजिए कि उस कमीशन की रिपोर्ट पे क्या आया। कमीशन की रिपोर्ट ये थी कि चीनी की कीमतें आर्टिफिशियली मैनेज हुई, कार्टलाइजेशन हुई, और उसके ऊपर क्या अवाम को कोई रिलीफ मिला, या आपने माजी के किस्से उस कमीशन की रिपोर्ट में डाल दिए। आपने कहा जी इसको हमने रिफॉर्म करना है, क्या रिफॉर्म्स लेके आए हैं? आपने कहा हमने कॉम्पिटिटिव कमीशन को रिफॉर्म करना है, क्या उसमें रिफॉर्म्स हुई? और वो रिफॉर्म्स एक अलग इशू है। वो इशू कमीशन बना था कि लोगों को चीनी महंगी मिल रही है। पिछले साल जो सरप्लस चीनी पाकिस्तान में पैदा हुई थी, आज वो 90-95 रुपए मिल रही है। सवाल तो ये है कि उस कमीशन का अवाम को कोई फायदा हुआ कि नहीं, उसकी तरफ तो एक इंच सफर नहीं हुआ। और सिर्फ ये कहना, सिर्फ ये ढोल पीटना कि जी हमने बड़ा कमाल कर दिया, हमने रिपोर्ट आम कर दी, क्या किया? किसके खिलाफ एक्शन हुआ? कोई एक्शन किसी एक के खिलाफ बता दे नहीं है, अवाम को रिलीफ बता दे नहीं है। ढोल बजाया जा रहा है कि जी हमने बड़ा इस्तेमाल कर दिया, वो जी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। हाँ, पाकिस्तान ढाका अवाम की जेब में पड़ा कि 65 या 60 रुपए वाली चीनी आज 95 रुपए में बिक रही है और हुकूमत को देख रही है। कायरा साहब, एक और चीज की वजाहत फरमा दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है ये जो नैब ऑर्डिनेंस है ये एक मीटिंग का नतीजा है। ये मीटिंग किसके दरमियान हुई ये भी बता दें। ये दोनों बातें उन्होंने कहा जी 2 मीटिंग्स का नतीजा था, और वो दोनों मीटिंग्स का उन्होंने खुद अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है, उसको जरा गौर से सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग ट्रेडर्स की पाकिस्तान के ताजिरों की आर्मी चीफ के साथ हुई थी, और दूसरी प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, और पाकिस्तान के ताजर हर दरवाजा खटखटा रहे थे ताकि उनको रिलीफ मिले। उसके नतीजे में ये बना। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वजाहत। अच्छा कायरा साहब, अब मामला ये है कि एपीसी जो है उसका बड़ा शोर है, अब उसकी क़यादत संभालने के लिए कोई तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के घर चल के आते हैं बिलावल साहब, वो कहते हैं जनाब आप जो है नौजवान हैं वो आगे जाएं। अब एक दूसरे के कंधे के ऊपर रख के जिस तरह कहते हैं बंदूक चला रहे हैं। और आज सेनेट के अंदर जो इजलास के अंदर जो JUIF है वो भी दोनों अब नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी नाराज नजर आई है। और आज तो पूरी मैच फिक्सिंग नजर आई कि फरूक नाइक साहब ने एक तजवीज़ दी, उसको ना सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इंडोर्स किया बल्कि PTI ने भी उसको इंडोर्स कर दिया, और मुतफिका राय से वो जनाब मंजूर हो गया मामला। देखिए कोई हम पहले कहीं नहीं है। पीपल्स पार्टी इस मामले में पहले दिन से कोशिश कर रही है। हम चाहते थे कि APC बजट से पहले हो जाए, बजट के दौरान हो जाए, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन अलील थे, वो बाहर से आए और आते वो कोरोना का शिकार हो गए। पहले वो एक्सपोज है, वो ऑलरेडी कैंसर के मरीज है, लिहाजा उनको बहुत एहतियात की जरूरत थी। और हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश कि वो उस मीटिंग के अंदर हो, उससे उनके होने से वो मीटिंग और बामानी। और अब यही फैसला हुआ कि वो APC चला बेहतर है तो APC में शामिल होंगे।
कोई पहले तय नहीं कर रहा। बिल्कुल वो भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, मौलाना भी तैयार हैं, बाकी जमातें भी तैयार हैं, लेकिन कुछ चीजें जिस तरह जल्दी मीडिया को है, शायद सियासी जमातों की मजबूरियों का या सियासी जमातों के तरीकाकार का और मीडिया के तरीकाकार का कुछ फर्क है। और मीडिया अपना काम बेहतर जानता है, अपोजिशन की जमातें बेहतर जानती है कि किस तरह कोऑर्डिनेशन करके हमने कब किसी का जल्द हो। और इन सवालों का जवाब अब मेरे जवाब की सूरत में नहीं, अब हमें अमली सूरत में ईद के बाद जो हमारी रबर कमेटी है और उसके बाद जो APC है उसकी सूरत में आएगा। इनका जवाब मैं जितना मर्जी देता रहूं। आपके ये जो मिसालेदार सवाल है ये तो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कमरजमान कार में वक्त दिया। बाबर डोगर साहब, आपने बात सुन ली, लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि सेनेट में भी बड़े आराम से बिल पास हो गया और फजलुर रहमान साहब, उनकी जमात, उनके सेनेटर ताउर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन ने फिर धोखा दिया है, ये कमजोरी दिखाई है इन्होंने दो बड़ी पार्टीज ने। तो ये किस तरह से APC हो गई? ये तो मौलाना के साथ फिर धोखा हो गया। उसामा साहब, मौलाना आपको पता है कि वो इस टाइम पीओ पार्टी या PML इनकी पोजीशन डिफरेंट है। अच्छा, FATF का जो इशू है वो बड़ा सीरियस इशू है और उस पे जो लेजिस्लेशन है वो भी पता है कि वो ऊपर से ये एक एजेंडे का हिस्सा था कि जनाब ये आपने करनी है, अगर आपने ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना है तो आपको ये करनी पड़ेगी। तो आगे मईशत का बुरा हाल है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, प्राइम मिनिस्टर ने भी मिलने मुश्किल हो जाना। कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये भी कहा कि जनाब अगर अपोजिशन पार्टीज मुल्की मुफाद, कौमी सलामती के इशू पर कोऑपरेट नहीं करती, लेजिस्लेशन नहीं करती, तो फिर उनको अवाम में जो है वो बेनकाब किया जाएगा। तो ये कोई पर्सनल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन तो नहीं थी, ये कोई नैब ऑर्डिनेंस नहीं था, ये 18वीं तरमीम नहीं थी, ये तो पूरे पाकिस्तान के हवाले से एक सलामती कौंसिल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से एक लेजिस्लेशन, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की तरक्की, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, सारी दुनिया FATF में आ रही है। उस पर दोनों बड़ी पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किसी सूरत में इस तरह की कोई मुखालफत जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर जो बयानात कल कौमी असेंबली में क्या होता रहा है, कल कौमी असेंबली में फिर क्या होता रहा? मौलाना फजलुर रहमान जो है, मौलाना फजलुर रहमान किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये उन्होंने अब जाती एजेंडा बना लिया कि मुल्क की सलामती जाती है तो जाए, जो मर्जी हो, इस गवर्नमेंट को नहीं चलना चाहिए, हमने इस गवर्नमेंट को नहीं चलने अच्छा भी कर रही हो, इसको सपोर्ट नहीं करना, बिल्कुल किसी सूरत में इनको फेल करना है, फ्लॉप करना है। इसी वजह से आज मौलाना ताउर रहमान ने ये तकरीर की और ऑफ कोर्स ये कह देना या ये अगर वजाहत आती है उसकी कि ये उनका ज़ाती एजेंडा था या खुद वो बोल रहे हैं, पार्टी की पॉलिसी नहीं है, तो मौलाना ताउर रहमान कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो मौलाना फजलुर रहमान नहीं चाह रहे। तो ये इनफैक्ट मौलाना फजलुर रहमान की ज़ुबान थी, उनके दिल की ख्वाहिश थी जो रिफ्लेक्ट हुई मौलाना ताउर रहमान की तकरीर में। 2018 के बाद से उनके सितारे गर्दिश में चलते चले जा रहे हैं, सदर बनना चाहते हैं वो नहीं होता, जो भी वो करना चाहते हैं वो बात ही नहीं बनती, इस्तीफे नहीं आते। खैर, लेकिन हुकूमत भी ऐसा नहीं है कि हुकूमत के लिए सब अच्छा चल रहा है। 2 लोग चले गए, निकाल दिए गए, जो खबर बाबर डोगर साहब ने भी दे दी थी कल। अब और किसी की बारी भी है, कितनों की बारी है ये अभी तक वाज़ेह नहीं, लेकिन ईद के बाद काबीना में मजीद रद्दोबदल हो सकता है, कुछ लोगों की छुट्टी भी हो सकती है। अब यह भी एक दिलचस्प बात सामने आ चुकी है कि कारकर्दगी देखी गई है। अब कारकर्दगी जिनकी बहुत बुरी नज़र आ रही है, जो लोगों के लिए हम कह सकते हैं पेट्रोल में, बिजली और चीनी, इसके अलावा आप गंदम का बहरान देख रहे हैं, अद्वियात वाला मामला, उसमें तो चले जफर मिर्जा साहब गए अद्वियात महंगी होने पर, लेकिन बाकी असद खरल साहब जो हम देख रहे हैं, क्या होगा अब? क्या मुंतखब जो लोग हैं वो एक तरफ थे और गैर मुंतखब या जो मुशीर लगाए, स्पेशल असिस्टेंट लगाए, उनकी एक अपनी लॉबी थी, तो मुंतखब लोगों की उस लॉबी ने काम कर दिखाया, 2 लोगों पर इल्ज़ामात लगे, उनको इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया। अब ये मुंतखब लोगों में से वजारत मिलेगी या उनमें से भी जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनको भी इधर उधर करेंगे? क्योंकि जो इत्तेहादी उनको तो नहीं इमरान खान साहब छेड़ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा ही कर सकते हैं कि चलो कुछ काम हम वजारत दे देंगे, क्योंकि वरना तो हुकूमत ही खड़ी नहीं रहेगी अगर उनसे वजारतें नहीं तो। थोड़ा सा इससे पहले मैं डोगर साहब इस पर बात करें, मैं भी करूंगा, लेकिन अभी जो बात हो रही थी, आपने कहा ना मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान जब मार्च उन्होंने किया और फिर धरने आगे ना APC पे धरने के बाद थोड़ा सा इस बिल के ऊपर मैं बात करूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये 2 बिल जो, एक तो हमने 6 अगस्त तक अक़वाम मुत्तहिदा को ये रिपोर्ट भिजवानी थी, ग्रे लिस्ट तब निकलना था, हम ये प्रोसेस होना था कि जनाब हमने ये इसी तरीके से एक्ट जो है पार्लियामेंट में बिल वो तब्दील कर दिया।
ठीक है। सेनेटर फरूक नाइक साहब ने कहा कि इस तरमीम के तहत वफाकी हुकूमत को अपने इख्तियारात किसी को भी तफवीज़ कर सकती है। मेरी तजवीज़ है कि इख्तियारात तफवीज़ करने के साथ पाकिस्तान सीधे इदारे का नाम शामिल किया जाए। चाहते हैं इख्तियारात किसी गैर पाकिस्तान को नाम मुंतकिल हो सके। मुस्लिम लीग नून और पीपी अरकान के साथ साथ वफाकी हुकूमत ने भी फारूक नाइक की तरमीम की हमायत कर दी। एक तो आपको ये पता लग गया। दूसरा, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का मामला था, रहमान मलिक साहब की मुलाकात और ये इंटरनेशनल एजेंडा, यहाँ पे मैच फिक्सिंग, फेस सेविंग और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। मुझे ये बताएं सर, सेनेट में पास हुए, कौमी असम्बली में आए, वहां से कसरते राय में दोनों बिल पास हो गए। आप क्या समझते हैं? इसलिए सुभाष शरीफ कहते हैं बिलावल को कि आप आगे, वो कहते हैं आप आगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब को समझ नहीं आ रही कि जनाब मेरे साथ हो क्या रहा है। आज़ादी मार्च जब लेके गया और धरने में कन्वर्ट किया, उनको एक कॉल आ गई थी, कॉल बनी, किसी ने परसेप्शन दे दी, वो कॉलर कौन था क्या था, उनको उनके साथ हाथ हो गया। वो आज तक कॉलर को ढूंढ रहे हैं बीच में को कौन था, वो बड़ी बेचारे इंश्योरेंस देते रहे। अच्छा। उसके बाद क्या है, उसके बाद से लेकर आज तक मौलाना साहब एक मुलाकात की तरस रहे हैं। आपको पता ही है कि उनकी मुलाकात पहले फोटो भी छपती थी। पहली शायद हुकूमत है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं, जब से मैंने वही संभाला है कि जिसमें मौलाना साहब माइनस है, माइनस मौलाना साहब, वरना हर हुकूमत में कहीं ना कहीं से वो आ ही जाते हैं। तो मामला ये है कि उनके बगैर कोई भी हुकूमत आईनी नहीं हो सकती। 1973 के आइन के तनाजर में वो हुकूमत नहीं हो सकती, वसीतर कौमी मफाद में वो हुकूमत नहीं हो सकती जिसमें मौलाना साहब शामिल ना हो। इतनी भारी भरकम और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन। तो मामला ये है कि जो जिस तरीके से लस्सी उन्होंने पी, वहां पे जो बिल बने, मैंने तो नहीं बनाए, मैंने तो लस्सी नहीं पी गया। अब मामला ये है कि मौलाना साहब को ये नहीं पता कि फंसे हुए हैं। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मजबूरियां नहीं समझ पा रहा है कि उनके केसेस हैं, उनके मामलात हैं। ये दो बिल कल आपने शोर शराबा सुना। अच्छा, आज सेनेट से पेश हुए, पास हुए, उसके बाद असेंबली कौमी में आए, वहां पे भी अब देखिए मुस्तफा नवाज साहब, रहमान मलिक साहब की मुठभेड़ होगी। रहमान मलिक साहब सुशारे कहीं और से आ रहे थे, वो खुद से मुलाकातें करते। फरूक नाइक इनके आदमी है, रहमान मलिक इनके आदमी है, मुस्तफा नवाज साहब बीच में आ गए, आपस में लड़ाई हो गई। अच्छा, याला ये मामला तो पीटीआई को आराम से हो गया। अब आगे आ गया नैब का आ गया। वो डोगर साहब ने कल भी बता, मैंने भी शहबाज शरीफ का मामला जो उन्होंने पैगाम पहुंचाया था, उन्होंने कहा भी आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रेफरेंस हो गया फाइल। इस पर आते हैं, ब्रेक के बाद जाएगा। ब्रेक के बाद जो एपीसी है उसमें चूंकि नैब वाला भी मामला जुड़ता है, ये जो एनआरओ की बात की जा रही है ये भी जुड़ता है। बाबर साहब, यही बात से ना कल अगर आप देखें शाहिद खान अब्बासी साहब का बयान बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल किया गया कि जी वो एजेंसियों को बीच में शामिल किया जा रहा था FATF के चक्कर में, कि जी उनके पास इख्तियार होगा 180 दिन के लिए बंदा गायब कर दें। अच्छा जी, हुकूमत ने कहा नहीं इसको हम निकाल देते हैं। आज ना करते, आज नाइक साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी बीच में जब आप कह रहे हैं कि जी आप किसी को भी इख्तियार तजवीज़ कर सकते हैं, आप मुतविका राय क्यों एक पेज पर सब एक पेज पर लोगों को बेवकूफ पाकिस्तान में कोई बाहर से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सब एक पेज पर आ गए। ये इसी तरह ही होता है, ये इसी तरह ही होता इसी तनख्वाह पे काम ये रज़ा रब्बानी साहब एक तरफ आंखों में आंसू बहाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ बिल पे साइन भी कर रहे हैं, एक तरफ उसके खिलाफ बोल भी रहे हैं, दूसरी तरफ उसको पास भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये ड्रामेबाजी होती है। ये जो बिल था ये सबको पता था ये पास होना ही होना है, कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। तो बस आवाम को बेवकूफ़ बनाने की फेस सेविंग और तमाशा बना रहे हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो जहाँ पे जाना था वहाँ पे हाथ बांध के ये एश्योरेंस दे के आई थी कि जनाब इसको मनान हर कौमे के साथ पास करवाया जाए। चलिए वो हो गया। अब ये इस वजारतों में क्या अब मुझे एक बात बताएं, वजारतों का मुझे बताएं। मैं वजारतों पे आता हूँ। ये हर 3 महीने के बाद आता है कि जी वजारतों में जो परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और वजारतें बदली जा रही हैं, सेक्रेटरी बदले जा रहे हैं, वजारतें बदली जा रही हैं। मुझे आपसे एक आज सवाल पूछना है, अगर सारी वजारतों में सूबों के वज़ीर आला के साथ अगर नज़र डाली जाए तो सबसे कमज़ोर बंदा कौन नज़र आता है? सबसे बुरी परफॉर्मेंस किसकी नज़र आती है? मुझे तो किसी की भी आइडियल नजर है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब का बहुत ज्यादा अल्लाह आपका भला करे। आपके दोस्त पहली दफा आपने बड़ी बात कर दी है। वो चुपे रुस्तम मुझे बता दें, मैं बताता हूँ, उस्मान बुज़दार साहब से बात नहीं सही तरह होती, वो आपको बात सही कर रहे हैं, इस तरह करनी भी नहीं चाहिए। वैसे कोई देखिए करप्शन का ठीक है कि उन पे चार्जेस लग रहे हैं, अभी तक कुछ चीज प्रूव नहीं हुई, कोई केस उनके खिलाफ बना नहीं। गवर्नमेंट में होगी ना सर, वो तो शहबाज शरीफ पे भी बाद में चीजें सामने आती हैं। बाकी नीचे अगर वजीर काम सही कर दें तो क्या रह गया? कोई मुझे एक बात बताएं, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं?
पंजाब में चीनी 85 रुपए किलो हुई, इतना शोर मचा, इतना शोर हुआ सब। अभी तो पूरे पाकिस्तान में हो गई, तो फिर सिंध हुकूमत कम कर दे। नहीं, अगर बुज़दार इतना बुरा है तो आप सिंध हुकूमत कम करा दें। साहब उस्मान बुज़दार साहब, पंजाब में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, आपको क्या ख्याल है? इमरान खान साहब को रिपोर्टें नहीं आ रही? ये इमरान खान साहब को एक एक रिपोर्ट आ रही है। ये जो रिसेंटली ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही हैं, ये जो पंजाब में एक ख़ास किस्म के ऑफिसर्स का नेक्सस बना हुआ है, और वो साहब एक चीज को अप्रिशिएट करें, छोटा सा एक अहम बात डॉक्टर साहब के साथ एक बात को मुझे अगर स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर जो है जफर मिर्जा साहब हटाए जा सकते हैं कि जी आप अद्वियात को कंट्रोल नहीं कर सके। तानिया अदरोस जो है कि जी आपने एक और इदारा बना दिया, अच्छा उससे प्रॉफिट नहीं वो ले रही, लेकिन उसका जवाब चले जाएंगे। मैं आपको एडवांस बता रहा हूं, तानिया अदरोस साहब की बात, कोई वजह होगी कि तानिया अदरोस साहब को लेके आए थे जहांगीर तरीन साहब, वो तो वैसे कन्फ्लिक्ट था एक हो गया। अब अच्छा वो तो और भी जाएंगे थे, वो खुद बेचारे बैठे हुए। मैं आपको बताता हूँ, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्टें भी जा रही हैं और वज़ीर आज़म साहब प्रोग्राम भी देख रहे हैं, उनके पास एक एक चीज़ जा रही है। मॉनिटरिंग से भी वैसे भी वो चीज़ें उनके पास पहुँच जाती, कोई इनको पहुँचा देते हैं। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि हमारा प्रोग्राम अब पता चला, इसमें हमने बताया था आसिफ बिलाल लोधी का नेक्सस पूरा बताया था, वो गए जब हमने बताया था, सुन ले, बताया था, हटाए गए उस वक्त, हटाए गए, अभी नहीं, इससे पहले भी। डॉक्टर साहब आपको पता है, मैं उस वक्त चीजें मैनेज कर लेंगे। एक छोटी सी बात, अब नहीं, उसके बाद जब दोबारा आए डॉक्टर साहब, हमने प्रोग्राम किया, उसके बाद धड़न तकते हुए वजीर आजम इमरान खान साहब बुज़दार साहब के पास फौरन चल के पहुंचे। उनका पहले तो मुझे मिसलीड किया गया, पहले तो मुझे आपने कहा जी मुझे नहीं पता, और बीच में इस दफा क्या किया आजम खान के तरीके जनाब, मुझे तो आजम खान ने कहा। आपको खबर देता हूँ खल साहब, एक अभी इन सारी चीज़ों के बावजूद एक और बंदा जो था वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार साहब का, और इकबाल वो क्या गुजर साहब थे, वो उनका बड़ा चहीता बंदा, ये पिछले दो दिन में पोस्ट हुआ है। उसकी एक और रिश्तेदार आने वाले 1-2 दिनों में एक और बड़ी अहम पोस्ट पे पोस्ट होने, उसमें बुज़दार साहब को कसूरवार आप गिरदानते हैं। डॉक्टर साहब ने बात बताई, वो कहीं से और मामले हो रहे हैं कि ये दोनों जो हटाए गए हैं ना लोग, उन चीजों में बुज़दार साहब को ब्लेम नहीं कर सकते। जो आप एहसन जमील की तरफ जा रहे हैं ना, अगर एहसन जमील के बाद पहली बात हो, जो इकबाल गुज्जर साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं एहसन जमील साहब जो है ना, उनसे ठीक है, बेटे जरूर है साहब, मेरी अच्छा सर ब्रेक होने वाली है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 10 सेकंड मैंने ये दसो, ये जो सारा सर्कल बना हुआ है, तो इसमें बुज़दार साहब इसमें सेंटर में कौन है? सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट कौन सी है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, ना वजीर आज़म, वजीर आला। ये जो पूरा नेक्सस है, अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं एक ही ग्रुप है ना, हो सकता है मैं गलत, वो एक ग्रुप है जो हर तरफ इंटरेंस हुआ है, वो सर एक है, इकट्ठे हैं, और सर ब्रेक का वक्त है, एजेंसियों की रिपोर्टें आती हैं, सब कुछ आता है, एक चीज लेकिन उन लोगों की पोस्टिंग हो रही है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि बुज़दार साहब के इसमें कसूर नहीं है। इस तरह के अपॉइंटमेंट बुज़दार साहब को ना आप करें कि और से आ रहे हैं। ब्रेक बुज़दार साहब के बारे में ये भी चल रहा है कि जी उनका भी जाना ठहर गया है, लेकिन जिस तरह ये दो लोग निकाले गए हैं, पहले कोरोना की वजह से थोड़ा डिले किया गया था। देखते हैं कि क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उनका रहना ठहर गया। अब पता चला, हुकूमत के इम्तिहान ख़त्म नहीं हो रहे और 6 महीने की बात आप काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। इमरान खान साहब ने खुद ये बात कही और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा जी 6 महीने हैं। अब 6 महीने अपोजिशन के लिए बड़े अहम है, इसीलिए ईद के फ़ौरन बाद APC की बात हो रही है, क्योंकि 6 माह बाद सेनेट के इलेक्शंस होंगे और उसके बाद मेजॉरिटी आ जाएगी तहरीक इंसाफ के पास सेनेट में भी, और उनको ये मसाइल फिर नहीं होंगे कि बार बार बात करनी पड़े। तो कौमी असम्बली में मेजॉरिटी आ जाएगी, सेनेट में भी उनके बहुत से सेनेटर्स आ जाएंगे। सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सिराजुल हक साहब, आप क्या देख रहे हैं, ये इस APC में जमात इस्लामी भरपूर तरीके से आएगी, हुकूमत को गिराने के लिए जो भी एजेंडा होगा उसका हिस्सा बनेगी? जी मेरा ख्याल है सिराजुल हक साहब की लाइन ड्रॉप हुई है, उनसे दोबारा हम रब्ता करते हैं। चूँकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने खुद कहा कि 6 महीने में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लें, और फिर बहुत सी बातें होने लग गई, लेकिन अब अपोजिशन भी इसीलिए ज़ोर लगा रही है कि 6 महीने अगर तो उसके अंदर कुछ किया जा सकता है तो ठीक है, वरना फिर सेनेट में भी जब मेजॉरिटी मिल जाएगी तहरीक इंसाफ को, तो उनके लिए फिर अगले 2.5 साल निस्बतन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे।
तो जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब निकले थे तो उसके बाद कहा गया कि इमरान खान साहब के लिए अब कोई मुश्किल नहीं रहेगी, इतना ज़ोर लगा लिया, तो ये एक आखिरी मौका हो सकता है, वरना फिर ये यकीनन होगा। वो असद करल साहब तो हर दफ़ा कह देते हैं कि जी 5 साल तो पूरे करने इमरान खान साहब ने, ये अपोजिशन ऐसे ही बातें ही कर रही है। तो इसमें जमात इस्लामी का क्या किरदार होगा, सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी से हम इस बारे में बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है ये क्या सेनेट के इलेक्शन से पहले कुछ कर सकेगी अपोजिशन? ये उसी लिए सब कुछ हो रहा है, उसके बाद इमरान खान साहब के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, सब कुछ स्मूथ सेलिंग होगी? उसामा साहब, ऑफ कोर्स पीटीआई के पास सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, पीएमएलएन और फिर पार्टी जो है ये वहाँ पर मेजॉरिटी पार्टीज़ हैं, और हुकूमत अगर कोई लेजिस्लेशन करना चाहती है, कोई बिल लेके आना चाहती है, तो उसको पास करवाने में कम से कम सेनेट में तो बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। और 6 महीने के बाद जब सेनेट के इलेक्शन होंगे तो पीटीआई, आप देखिए केपीके में पीटीआई के पास मेजॉरिटी है, पंजाब में पीटीआई के पास मेजॉरिटी है, तो पीटीआई जो है वो सेनेट में एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। बलूचिस्तान से भी वोट है उनके पास, बलूचिस्तान से भी, बलूचिस्तान में एमपी उधर भी है, वो ऑलमोस्ट वहाँ पे तो अपोजिशन है ही नहीं है, तो वहाँ पर जो है सिंध में तो एमपीएस वहाँ से भी उनको सेनेट वहाँ से भी, सिंध से भी उनको सीटें मिल जाएंगी, तो पीटीआई एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आएगी। तो इससे एक तो ये कि पीटीआई का मोराल बेहतर होगा, और ज़ाहिर बात है कि जब पार्टी को सीटें मिलेंगी, सेनेट में अक्सरियत आएगी, तो पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मजबूत होगी, और लोग एडजस्ट हो जाएंगे, जो है थोड़ा वो सा मजीद कमजोर होगी। इत्तेहादी और जो हुकूमत की इस टाइम जो सबसे बड़ा इशू है अपोजिशन पार्टीज के लिए, वो ये चाह रही हैं कि नून लीग जो है वो ये चाह रही है, पीटीआई चाह रही है कि इन हाउस चेंज हो जाए, मार्च से पहले फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए, कि किसी तौर पर सेनेट के इलेक्शन से पहले कोई तब्दीली आ जाए। खैरल साहब, ये जो इमरान खान साहब ने इस बिल के पास होने, आज 2 बिल जो पास हो गया एफएटीएफ के हवाले से, उसके बाद कहा कि जी ये ना भी करते तो हमने मुश्तरका इजलास बुलाना था और हमने कर लेना था, इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि वो ये कह रहे जी एफएटीएफ के बदले ये हमें कह रहे थे कि जो हमारी जो 35 तजावीज़ हैं, जो आपने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि जी 1 अरब से नीचे की करप्शन तो नैब देखे भी ना, आंखें बंद कर ले, दूसरी तरफ मुंह कर ले, 99 करोड़ 99 लाख 999, ये अगर इतने रुपए की अगर है तो बस चुप कर जाएं आप, नैब नहीं देख सकता। इस तरह की और भी तजावीज़ थी। तो इमरान खान साहब फिर तो कहेंगे देखा मैंने 2.5 साल एनआरओ नहीं दिया और अब तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मामला ये है कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ये आज पूरी कौम ने देख लिया कि ये सारे उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, ये अपने फ़ायदे के लिए। चीनी अगर 95 रुपये होगी तो उसका शोर की नज़र आपको आ रहा है, अगर 270 रुपये किलो घी, सिराजुल हक साहब से हमारा राब्ता शोर कोई नहीं कर रहा। सिराजुल हक साहब, ये एपीसी की बड़ी बात हो रही है, जमात इस्लामी इसमें भरपूर शिरकत करेगी, क्योंकि अपोजिशन समझ रही है कि हुकूमत गिराने के लिए, उसको कुछ चेंज लाने के लिए यही मौका है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत गिराना बदलना ये इतना अहम और मुश्किल काम मैं नहीं समझता हूँ। असल चीज़ ये है कि इस हुकूमत के बाद, गिराने के बाद क्या होगा। तो मैंने अपोजिशन को यही दावत दी है कि आओ मिलकर पहले इस पे इत्तेफाक कर ले कि माबाद निज़ाम क्या होगा। और मेरी नज़र में सबसे अहम काम, ज़रूरी काम जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में निज़ाम जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, जिस पर तमाम सियासी जमातों को आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है, वो इस मुल्क में एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है। और जब तक आपका इलेक्शन कमीशन ठीक ना हो, उस पर लोगों का एतमाद ना हो, और इलेक्शन के पूरे निज़ाम में शफाफियत ना हो, तो ये सब कुछ जो है ये एक्सरसाइज फॉर नथिंग है। तो एपीसी में यही चाहूंगा आप शिरकत करेंगे, जमात इस्लामी सियासी जमातों को पहले इस चीज पर एक कर ले। एपीसी में शिरकत करेंगे आप, ऑपोजिशन की एपीसी? अभी एपीसी का एजेंडा सामने नहीं आया है कि एजेंडा क्या है, और तारीख और जगह और पूरा निज़ाम और तफसीलात अभी तय नहीं है। लेकिन मेरी चीज़ ये है कि एहतजाज बरा एहतजाज की बजाय हमें संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है कि फ़र्ज़ करें 2 महीने बाद इलेक्शन हो, फ़र्ज़ करें मिड टर्म इलेक्शन हो, और हुकूमत खुद इस पर राज़ी हो जाए कि इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन करते हैं, तो क्या इस वक्त जो निज़ाम है, इस निज़ाम के तहत इलेक्शन का कोई फ़ायदा है?
तो अगर सियासी हुकूमत सियासी जमातों का इस पे इत्तेफाक होता है कि इलेक्शन कमीशन और शफाफ इलेक्शन का निज़ाम अच्छी बात है। अगर वो नहीं है, सिर्फ नेब ही एक मौजू है, तो मैं उसको एक जुज़वी काम समझता हूँ। आपसे राब्ता किया है बिलावल साहब ने और शहबाज शरीफ या अपोजिशन जो मिल बैठ रही है उसके हवाले से कोई बात हुई आपसे? ये राबता तो क्या है, मैंने उनको भी यही तजवीज़ दिया कि पहले एजेंडा क्लियर हो जाए कि किस चीज़ पे हमने इकट्ठा होना है और किन मकासद के लिए हमने चलना है। पहले मकासद अगर वाज़ेह नहीं है तो ज़ाहिर है पीपल पार्टी का अपना एक और मुस्लिम लीग का अपना एक एजेंडा है, हमारा अपना एक एजेंडा है, हम एक अपना विजन, अपना प्रोग्राम, अपना मंशूर रखते हैं। तो ज़ाहिर है अगर किसी जी जी सिराजुल हक साहब, माजी में भी ये सारी अपोजिशन पार्टीज कभी बैठती रही हैं, लेकिन जो भी एजेंडा होता था बाद में हर ये अपोजिशन पार्टीज ही उसको कंप्रोमाइज़ कर जाती थी। माजी में आपने सेनेट का इलेक्शन देखा, माजी में आपने जो बाकी इलेक्शंस देखे कि ये पार्टीज बैठती तो हैं लेकिन हर पार्टी जो है वो किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की कोशिश करती है और अपने फ़ायदे के लिए वो सब कुछ बेच जाती है। तो क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ पर इत्मीनान किया जा सकता है? देखिए, पीपल पार्टी की हुकूमत को भी हमने देखा है, मुस्लिम लीग की हुकूमत को भी हमने देखा है और PTI को भी हम देख रहे हैं और मैं इन तीनों को एक ही निज़ाम का हिस्सा समझता हूँ और मौजूदा जो हुकूमत है ये भी साबिक़ हुकूमतों के तसलसल है। न वर्ल्ड बैंक और IMF से लियो ये डिक्टेशन और उस पॉलिसी में कोई फ़र्क है, न तालीमी पॉलिसी में फ़र्क है, न दाखिला पॉलिसी में फ़र्क है, न तालीमी पॉलिसी में फ़र्क है, न सियासत के पॉलिसी में फ़र्क है, न ज़राअत के पॉलिसी में फ़र्क है। पुराने लोग, पुराने दफातर, पुराना सिर्फ नाम तब्दील हुआ है कि अब फलां मिनिस्टर नहीं है और फलां मिनिस्टर होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ ने हमेशा आवाम को नुकसान पहुँचाया है और हम यही चाहते हैं कि हम अपने एजेंडे पर लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं और वो एजेंडा मुल्क में एक वेलफेयर इस्लामी पाकिस्तान का एजेंडा है, एक इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान का एजेंडा है और उसके लिए एक मुनज़्ज़म जमात होनी चाहिए, दियानतदार जमात होनी चाहिए, अच्छे लोगों का एक टीम होना चाहिए। तो मेरी अपनी ख्वाहिश और कोशिश है, जमात इस्लामी के अंदर लोग हैं और बहुत सारे लोग सोसाइटी और मुआशरे में ऐसे मौजूद है जो बेशक सिराजुल हक साहब, अभी असद करल साहब ने एक सवाल आपसे करना है क्योंकि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि जी जमात इस्लामी ने इनकार कर दिया शमूलियत से APC में, आप क्या इसकी तरदीद करते हैं? देखिए, मैं फिर ये क्लियर करूंगा कि जब तक एजेंडा वाज़ेह न हो तो उस वक्त तक हम इसको ओके नहीं करते हैं। अच्छा, और एजेंडे में पहली चीज जो है और जरूरी चीज ये है कि मकासद का तयन हो। ठीक है, अभी तक आपने हामी नहीं भरी लेकिन इनकार भी नहीं किया, तो इनकार भी नहीं किया लेकिन हामी भी नहीं भरी। क्या जाहिर है कि अगर मेरे एजेंडे को, मेरा प्रोग्राम को वो अपना प्रोग्राम समझते हैं, शामिल करते हैं तो ठीक है। अच्छा, हमेशा सिराजुल हक साहब, आपने जो एजेंडा उसामा मेरे लिए ना अब पीपल पार्टी कोई बात है, न मुस्लिम लीग नई बात है। अल्लाह ताला ने पीपल पार्टी को और मुस्लिम लीग को एक नहीं चार बार यहाँ हुकूमतें करने का मौका दिया। तो ये मौजूदा हुकूमत और मौजूदा मसाइल ये उन्हीं का एक तसलसल है। इतना फर्क है कि अगर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर तो हमारे मुल्क के लिए 31,000 अरब कर्जों का एक बोझ बनाया है, तो इस हुकूमत ने उसमें और इजाफा करके 43,000 अरब तक पहुंचाया है। तो एक ही तसलसल है, मुझे कोई 19-20 का फर्क नहीं। अच्छा साहब, आपने जो अभी बात की, आपने मकासद और एजेंडा बताया कि अगर इस पे वो आएंगे तो आप ज़रूर शिरकत करेंगे, लेकिन जो आप मकासद और एजेंडा बता रहे हैं यकीनन वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एजेंडा है और इनको बार बार लोग आजमा भी चुके हैं, बारियां भी ले चुके हैं। आप कह रहे हैं कि साले, नेक, दयानतदार, ईमानदार क़यादत, तो इनकी जो क़यादतें हैं वो तो करप्शन के केसेस में अरबों रुपए के अंदर लुथड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको डिस्क्वालीफाई, नाहल, झूठा कह चुके हैं, करप्ट कह चुके हैं, नाहल कर चुके हैं। वो जरदारी साहब की पार्टी में बहुत सारे केसेस उनके ऊपर है। अच्छा, शरीफ फैमिली जो है नून लीग की क़यादत, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। और साथ ही जो आप शफाफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं,
क्या ये अल्लामा ताहिर कादरी साहब और पीटीआई के इमरान खान साहब खुद गए थे? सही है। तो क्या ये सारी चीजें आप समझते हैं कि इस पे ये आ जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है सिराजुल हक साहब, लेकिन माजरत के साथ भी हैं, ब्रेक के बाद आपसे इसी सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ रहिए। अब पता चला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ हैं। सिराजुल हक साहब, असद खरल साहब सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, आप भी, पनामा केस का सारा मामला था, जमात इस्लामी भी थी। तो असद खरल साहब ने जो सवाल किया ब्रेक से पहले कि ये तो जमातें खुद करप्शन में इनके खिलाफ चार्जेस हैं, प्रूव हो चुके हैं, सजाएं हो चुकी हैं, तो अगर ये कहते हैं जी एजेंडा ठीक है जमात इस्लामी का, इलेक्शन का है, इलेक्शन रिफॉर्म्स का है, लेकिन ये इमरान खान को हटा दें फिर हम आपके एजेंडे पर भी आ जाएंगे या वो हम साथ शामिल करते हैं, तो इनके साथ आप चले जाएंगे? देखिए, इमरान खान साहब की जो सियासत थी या उनके जो नारे थे, जो वादे थे, वो तो लोगों को अब पता चला है, उस पर मजीद कौन एतमाद करेगा। और गुज़श्ता जो 22 महीनों की हुकूमत है वो तो मुसलसल नाकामियों का एक दास्तान है और एक लिहाज से दोस्तों की हुकूमत है। आपको याद होगा कि आने के बाद टमाटर का बहरान आया, फिर चीनी का बहरान आया, फिर आटे का बहरान आया, फिर पेट्रोल का बहरान आया, फिर दवाई लोड शेडिंग, और अब जो है आप जो सिचुएशन है इस वक्त आपके इल्म में है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस हुकूमत के अब मजीद कुछ करने के काम बाकी है। जो इन्होंने बाहर से इधर उधर से मशीरों को लाया और दुनिया को पेश किया था कि बिल्कुल ये ज़माने के सुकरात तो हमने लाए हैं और बुकरात हमने लाए हैं, उनके बारे में भी अब पता चला। तो इस हुकूमत के होते हुए तो भी कोई खैर मुझे नज़र नहीं आए, इसलिए कि इन्होंने अपने 2 सालों में भी मज़ीद और ख़राब किया, तबाह किया। अब PIA को खुद सुल्तानी गवाह बनकर जिस तरह तबाह और बर्बाद किया, लोगों को बेरोज़गार किया, स्टील मिल को तबाह किया, रेलवे को तबाह किया, ज़राअत तबाह हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बार बार कह रहे थे कि हम शफाफ लाएंगे, अब भी किसी चीज़ में शफाफियत नहीं है। और यही वजह है कि सामना नहीं कर सकते, तो इसलिए सहाफ़ियों को दबाना, मीडिया को दबाना। अब इन्होंने भी वही अमरीत के रास्ते पर चल कर वही तरीके शुरू किए जो हमेशा अमरीतों में हमने देखे हैं। तो मेरी कोशिश है, मेरी जद्दोजहद है, मेरी मेहनत है तो मैं अवाम को इस चीज़ पर यकसू करूँ कि आओ मिलकर जमात इस्लामी का साथ दे दें ताकि हम पाकिस्तान को एक वेलफेयर और हकीकी मानों में एक इस्लामी रियासत बना सके। सिराजुल हक साहब, लेकिन जमात इस्लामी अकेले, देखिए अभी पिछले दौर में तहरीक इंसाफ के साथ भी थी, वहाँ भी जमात इस्लामी जो है वो जो उसके मकासद थे वो पूरे उतर नज़र नहीं आए, तो अगली दफ़ा नहीं आए। MMA भी थे, वो भी अलग हुए। अब अगर हम कराची की सूरत हाल ले लें तो जमात इस्लामी एक दौर में बड़ी जमात थी, नेमतुल्लाह साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया बतौर नाज़िम कराची। आज जो हम मसाइल देख रहे हैं कराची के, इस वक्त बदबू है, बारिश का पानी चला भी गया, बहुत इलाकों में भी खड़ा है, ये जो मसाइल, और वज़ीर आज़म को NDMA के चेयरमैन को भेजना पड़ा है कि जी कराची के जाके मसाइल हल करो। तो जमात इस्लामी के बड़े स्टेक्स होते थे। आप कराची की सूरत हाल के बारे में ये जो एहसन इक़दाम है, कुछ तो करें वफाकी हुकूमत, लोग कहते हैं आप कुछ करते नहीं, तो पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, वो कहते हैं कि जी हम कर रहे हैं, बल्दियाती इदारे नहीं करते। आप क्या कहते हैं? देखिए, कराची का जो मसला है ये भी आज का नहीं है, पुराना है और एक तसलसल है। आपको याद होगा कि ये शहर कभी रोशनियों का शहर था, खुशहाली का शहर था, एक पुरअमन शहर था, और मुल्क भर के अवाम के लिए कराची एक ऐसा शहर था कि हर गरीब आकर उनके लिए रिज़्क़ हलाल के असबाब यहाँ पर मिलते थे। लेकिन फिर एक दौर आया कि यहाँ हर जगह हर सुबह को वापस लाशें और बोरी बंद लाशें वो आपको उनकी हिस्ट्री में, और हलमा मौजूद में जो कराची की सिचुएशन है, अब तो कोई वाली वारिस भी नहीं है। सच्ची बात यह है कि शदीद बारिश हो रही है, लोड शेडिंग है, कई इलेक्ट्रिक ने पूरी कौम, पूरे शहर को परेशान किया है। लेकिन इसके बावजूद भी PTI और पीपल पार्टी के लड़ाई है बयानात का, इल्ज़ामात का, और ऐन उस दिन जब 9-10 लोग कराची में शहीद हो गए थे, उस दिन भी पीपल पार्टी और PTI को उन लाशों का कोई एहसास नहीं रहा, जिसमें
उनका भी कोई एहसास नहीं रहा और आपस में झगड़ों में और दस्त गिरबान है। मैं यही समझता हूँ कि कराची में अब भी जमात इस्लामी मौजूद है, बहुत बड़ी जमात है, मुसलसल खिदमत में है, मुसलसल जद्दोजहद में है। कराची के अवाम जमात इस्लामी का साथ देते कि इस शहर को इस दलदल से निकाल सकती है। जमात इस्लामी का कमाल यह है कि एक तो दियानतदार और खिदमत करने वाली जमात है, टीम मौजूद है। फिर दूसरी बात यह है कि हम कौमियतों पर और मसलकों पर और नस्लों पर और लिसानियात पर यकीन नहीं रखते हैं। हर इंसान से हम मोहब्बत रखते हैं। और मुसलमान तो क्या, इस शहर में अगर कोई गैर मुस्लिम है उनके खिदमत के लिए भी हमारे कारकुन ने उनके घरों पे जाकर दस्तक दी है। कराची में बिल्कुल देखा गया है। मैं समझता हूं कि इस शहर को जोड़ने का काम सिर्फ जमात इस्लामी ही कर सकती है। लेकिन ये वोट क्यों कम होते चले गए हैं आपके? आप तो जानते हैं ना कि शहर पे जिस तरह मुसलसल जिन्नात के दौरे पड़े हैं, उसकी वजह से यहाँ जो हकीकी क़ियादत थी वो पीछे चली गई और यही बहाने लाए गए। उनके साथ अब किसी चीज़ का इलाज नहीं। अब यार कहते हैं कि मैं गंदगी का ढेर नहीं उठा सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो गंदगी का ढेर तो नहीं उठा सकते, लेकिन गंदगी के ढेर में इजाफा तो करने में वो कामयाब हो गए। तो पीपल्स पार्टी नाकाम है। सिराज साहब, लेकिन मसला ये, आपने जिन्नात की बात की, तो जमात इस्लामी इस जिन का मुकाबला किस तरह से करेगी? आने वाले इलेक्शन में भी यही जिन्नात होंगे? हाँ, मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई दम दुरुस्त पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हम सब मिलकर, अगर जो लोग इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं, उनको मिलकर इस पर सोचने की ज़रूरत है। खुद उन तमाम इदारों के लिए इज्जत का रास्ता यही है कि वो जिस चीज़ के मुकल्लफ नहीं है उसमें हाथ न डाले। अच्छा सिराज साहब, उनको नुकसान हो कराची रहा है। सबसे बड़ा शहर, क्या पीपल्स पार्टी आपको नहीं लगता इसमें नाकाम हो गई है? ये इस शहर को बेहतर बनाने में 12 साल हो चुके हैं उनको। देखिए, पीपल पार्टी की नाकामी में क्या शक है, वो तो एक अरेंजमेंट है, इस वक्त मौजूद है, एक रियलिटी के तौर पर, अमर वाक़या के तौर पर तो मौजूद है। लेकिन इस वक्त एज सच पीपल पार्टी की भी कोई गिरफ्त नहीं है। और कराची शहर तो क्या, खुद अंदरूनी शहर के दौरे आप करें, वहाँ जो गरीबों की सूरत हाल है, जो हारियों की सूरत हाल है, जो घोटों की सूरत हाल है, जो वहाँ इलाज की सहूलियात और तालीम की सहूलियात का फुकदान है, तो खुद अंदरूनी शहर का बहुत लेकिन एक जालिम जागीरदाराना निज़ाम के तहत ये सारी सियासत जारी है और इस तरह पंजाब में भी है। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि अब वक्त आया है कि हमारे अवाम एक पुरअमन इनकलाब के ज़रिए अपने मुस्तकबिल और अपनी तकदीर को बदलने के लिए कोशिश करें। अच्छा, और ये इमरान खान साहब का एनडीएमए के चेयरमैन को कहना, आपके ख्याल से कोई मसला तो नहीं होना चाहिए? सिंध हुकूमत को ताउन करना चाहिए। कोशिश तो एक है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कहना कि भाई ये भी एक डिजास्टर है, नाले उबल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं। देखो, पहले बार नहीं जाते थे ये आदमी, तो आते जाते हैं। और ये क्या नई बात हो गई कि वज़ीर आज़म ने एक इदारे के सरबराह को कहा कि आप कराची जाएं? ये तो उनका अपना फर्ज है कि उसको 100 बार जाना चाहिए था, 1000 बार जाना चाहिए था। अगर मुल्क का सबसे बड़ा शहर मुश्किल में है तो वहाँ जाकर बैठना चाहिए था। लेकिन अगर गवर्नर उनका है, इस शहर से ताल्लुक़ रखता है, जनाबे सदर साहब इस शहर से, साबिक़ मुस्लिम लीग की हुकूमत में सदर साहब इस शहर से ताल्लुक़ रखते थे, उससे पहले जनाब जरदारी साहब इस शहर से ताल्लुक़ रखते थे, दर्जन भर वफाकी मिनिस्टर इससे ताल्लुक़ रखते। उसके बावजूद भी, अगर जरदारी साहब के बावजूद भी, जनाब अलवी साहब के बावजूद, गवर्नर के बावजूद भी, शहर का अशरफ के बावजूद भी शहर का मसला हल नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही है कि ये सिक्का अब चलने वाला नहीं है। अब इस पूरे मुल्क को एक नए इनकलाब और नए जद्दोजहद की जरूरत है। जो सिराजुल साहब, जो अभी आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है फिर एक जमहूरियत की बालादस्ती, सिविलियन बालादस्ती की आप बात करते हैं, परफॉर्मेंस की आप बात करते हैं, डिलीवरी की बात करते हैं, तो ये तो नाकामी आपकी जमहूरियत की हो रही है ना, जमहूरी इदारों की नाकामी हो रही है। बिल्कुल, लोगों आज अगर फौज को इमरान खान को कहना पड़ रहा है तो ये किसकी नाकामी है? ये सारी जो
फेलियर है किसका है, ये और कौन कर रहा है? इसी के साथ साथ लोगों का इस सिस्टम पर एतमाद खत्म हो रहा है। फिर पार्टी डिलीवर करने में नाकाम, MQM डिलीवर करने में नाकाम, PTI डिलीवर करने में नाकाम, नून लीग डिलीवर करने में नाकाम, तो लोग अब क्या करें? उनका तो सिस्टम से एतबार ही खत्म हो रहा है। यही तो मैं कहता हूँ ना कि लोग यही करें कि अब जमात इस्लामी का साथ दे दे। वाहिद ऑप्शन और हल अब जमात इस्लामी है। हम तो कभी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि एक खराब जमहूरियत भी माशाल्लाह से अच्छा है, इसलिए इसमें आज़ादी है, इसमें आप बात कर सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, लोगों के बुनियादी हुकूक है। अगर आपने एक बार इस आइन को लपेट लिया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर आप पाकिस्तान के लोगों को किसी डॉक्यूमेंट पे मुतफिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है कि डंडे के जोर पर, बंदूक के जोर पर आप 2, 3, 4 लिख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो आईन है 1973 का आईन, ये इस वक्त एक नेमत है। मैं समझता हूँ कि इस आईन पर सबको मुत्तफिक रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इस्लामी जनाब। आप सिराजुल हक साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।